नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नेपाल छोड़कर भागना पड़ा। 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर मंत्री पिट रहे हैं, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी। वजह क्या थी, अब क्या होगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए नेपाल से दिलीप सिंह है मेरे साथ और पवन सिंह जी है, डायरेक्टर मेटा इंस्टीट्यूट के, जो नेपाली और इंडियन बच्चों को गाइडेंस कर रहे हैं। नेपाल के साथ लगातार 15 वर्षों से रिलेशन है इनका। नेपाल की इस घटना पर जो पवन जी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, क्यों? देखिए सर, ये एक कारण यही है कि ये इनकी जो मानसिकता का जो एक कारण है और परिचायक जो पिछले कई सालों से दिख रहा था, आज देखिए वो सामने आ चुका है। अभी आधा घंटे पहले हमारे परिचित ने बताया और उन्होंने एक वीडियो भेजा है कि देखिए ये प्रधानमंत्री कार्यालय में इनका हेली चॉपर काठमांडू से उड़ गया और भाग चुके हैं। अब देखिए कहाँ वो जाते हैं, क्या है, तो ये तो गलत चीज है। अगर इन्होंने एक पहले आग लगा दी और उसे बुझाने के लिए भी ये नहीं रुक पा रहे, तो ये प्रधानमंत्री ये खुद को बचा रहे हैं बस। हाँ। नेपाल जले तो जले, ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य ही नहीं थे। और इसका यही कारण है कि यहाँ पर इतनी इन्होंने घटनाएं खराब करा दी, इतने लोग वहां पे मारे गए और अभी भी आज भी जो है नहीं लगता कि कुछ नहीं हुआ होगा। आज भी 15-20 लोगों के मरने की खबर है वहां पर, क्योंकि ये शांति नहीं कर पा रहे। अब काम खराब करके या मतलब वहां पे जनता को परेशान करके अब वो वहां से भाग गए, तो ये तो एक गलत। इन्होंने तो प्रॉपर्टी विदेश में बना ली ना सर, प्रॉपर्टी विदेश में बना ली, लेकिन इनको जो इतना प्यार और इतना इनको लगाव दिया, इनको एक सर का ताज बना दिया, एक पूरे नेपाल का ताज। प्रधानमंत्री का मतलब ये एक पूरे देश का ताज उनके सर पे रखा और ये इस तरीके से जनता को रुष्ट करके और परेशान करके और उनको रैकलेस करके और असुविधाएं करके उनको और एक तरीके से मृतक रास्ते पर छोड़ करके उनको आप भाग रहे, तो ये तो एक भगोड़े से भी बुरा। इनको वजह क्या रहा है कि नेपाल में इतना उबाल आ गया? देखिए, ये उबाल, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये उबाल आज का नहीं है। ये इनके पिछले, देखिए नेपाल में 2015 में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसी वजह से आया कि उनके आसपास के जो देश है, जैसे भारतवर्ष की आप तुलना करें तो 78 साल से भारतवर्ष उस समय पे लगभग 67 ईयर्स हमको हुए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पे पार्लियामेंट में गए थे और उन्होंने बाकायदा स्पीच दी थी और डेमोक्रेसी को उन्होंने एक मेन कारण बताया था कि नेपाल में स्टेब्लिश हो। अब इसमें क्या है कि 2-3 साल अच्छा चला नेपाल है, कानून व्यवस्था अच्छी चली, लेकिन जब से ये ओली आए, ओली आने के बाद इनका अगर जैसा आपने बताया और जैसा और भी यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई इन्होंने इतनी बाहर प्रॉपर्टी बना ली और ये चीज, और ये तो इसका एग्जाम्पल है ही, इस चीज का उदाहरण है कि वो जनता को परेशान करके और उनको बेसहारा करके छोड़ के भाग गए। तो ये तो गलत चीज है इनकी, और इनके खिलाफ जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। नेपो किड्स ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह से वहां पर नेताओं के बच्चे मजे कर रहे हैं और आम नेपाली मर रहे हैं, उनको पेट भर खाने नहीं मिल रहा। नहीं, देखो, सवाल आज के अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो सवाल आज का सिर्फ पेट भरने का नहीं है। सवाल पेट भरने के साथ साथ में उसको अच्छा रोजगार भी हो, उसको जो एक बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो हो। क्यों? तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अपनी जनता को अगर हम सही तरीके से नहीं लगाएंगे उनको, या सही कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा इसका? दिलीप, आप नेपाल के रहने वाले हैं। शर्मा जी तो छोड़कर चले गए नेपाल, वजह क्या रही इतना गुस्सा कि सड़कों पर उतर गए, 24 घंटों में पीएम को भागना पड़ा? वजह तो सर यही है, अब करप्शन ज्यादा है, उसकी वजह से अब जब करप्शन की पोल खुलने लगी तो भागना पड़ा। अब किसके हाथ में नेपाल सुरक्षित रह सकता है? अब सर जो आने वाले हैं अब वो हमारे हाथ में, जनता के हाथ में, वो किसको चाहती है। अब ज्यादातर तो चाहते हैं कि बालेन आ जाए। अच्छा, बालेन शाह। हाँ, बालेन साहब जी आ जाए। और कौन कौन से नाम हैं जो मंत्री पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर जा सकते हैं, जो लीड कर सकते हैं? लीड तो सर एक तो बालेन शाह है और दूसरे हैं वो रवि लामिछाने हैं और तीसरे हरका चांपा हैं। और अभी नाम तो यही चले हैं जो जनता के लिए सोचते हैं, जो भलाई चाहते हैं। इतना गुस्सा क्यों था वहां पर लोगों का? गुस्सा तो सर एक जैसे सोशल मीडिया के बारे में बताया, एक तो वही थे रोजगारी के, जो नेपाल में बैठे लोग करते हैं रोजगारी, ज्यादातर तो उसी से करते हैं। वही आप बंद कर दोगे तो सोशल मीडिया से इनकम करते हैं। हाँ जी, जो सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह जितने भी है, इन्हीं प्लेटफॉर्म से जो रोजगारी होती है, तो आप वही बंद कर दोगे तो जनता क्या करेगी? वो सोच या तो बाहर ही जाने का काम, या तो
कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था इनकी वजह से, व्हाट्सएप से कॉल होती थी, फेसबुक से। लाखों की संख्या में युवा इंटरनेशनल रूप से रोजगार करते हैं, देश से बाहर है, तो वो अपने परिवार से व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से कम्युनिकेट करते हैं। अगर वही बंद हो जाएगा तो परिवार ब्लैंक हो जाएगा, ये गुस्सा था। और सर अभी तो ये एकदम ये लगा कि वो बंद हो गया। सरकार भ्रष्ट थी वहां पर, भ्रष्ट तो है अभी भी है। अभी भ्रष्ट तो बहुत है। अब क्या लगता है कि किसको सत्ता सौंपी जानी चाहिए? अब सर अभी जो चलता हुआ आ रहा है, एक तो बैलेंस है, वही मतलब जनता के लिए जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, अभी तक अच्छा करते हुए आए हैं। और एक रवि लामी छाने है वो। अच्छा, रवि लामी छाने, रवि लामी जामन, लामी छाने। अच्छा, वो भी ठीक है। हाँ वो भी ठीक है, और जो जनता के लिए अच्छा करे वही आगे बढ़ सकते। केपी शर्मा ओली ने ठीक नहीं किया काम, उतना नहीं किया, बट जनता के लिए थोड़ा अब दिक्कत आने लगी। पवन जी, आप वर्षों से नेपाल को आते जाते रहते हैं, वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को गाइड करते हैं, ये वजह क्या रही कि इतना गुस्सा उबाल, सरकार बिल्कुल सष्टांग आ गई, पिट रहे हैं मंत्री? पहले तो मैं अपनी भावनाएं समर्पित करता हूं जिन परिवारों के बच्चों की डेथ हुई है और जो वहां परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी ईश्वर और हम लोग उनको जल्दी से जल्दी जो है उनको मेन स्ट्रीम में लाएं और अच्छे से वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए। एक तो ये है। पहली बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा कारण एक तो भ्रष्टाचार है, दूसरा कारण ये है कि जो वहां पर एक बार मंत्री बन जाए या कोई प्रशासनिक सिस्टम में आ जाए वो बना ही रहता है। जैसे आप ओली जी का ही आप एक एग्जाम्पल लें, ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने और ये तीसरी बार में इनको एक इतना अनुभव होना चाहिए था कि अपनी जनता को या कैसे करें। और जब एक प्रधानमंत्री जैसे आदमी को ये जानकारी नहीं होगी कि भाई हमारी जनता जो है इंटरनेशनली कम्युनिकेशन से कितना जुड़ा हुआ है कितना नहीं। अभी आप देखिए नेपाल का अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो वहां पे 25 to 30% जो रेमिटेंस से ही उनकी इनकम है। दूसरे वहां पे जितने भी सोशल मीडिया के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जैसे वहां पे आई ड्राइव करके हैं, बहुत सारे वहां पे जैसे ऑनलाइन वहां पे एजुकेशन चल रही है, या उनका आप देख सकते हैं कि जो ये शॉपिंग वगैरह करते हैं लोग, या वहाँ पे ज्यादातर लोग जो अपनी आजीविका चला रहे हैं और वो हैंड टू मतलब डेली हैंड टू माउथ टाइप के लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब उनका अगर रोजगार एक साथ ही ठप हो जाएगा तो वो कैसे चीजों को करेंगे। और ये समस्या इनको जो अभी इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, या तो इनको सोशल मीडिया चलाना ही नहीं चाहिए था, अब जब इन्होंने चलाया है तो इनको एक अपनी जानकारी रखनी चाहिए थी कि हमारी जनता इससे कितनी जुड़ी हुई है। हजारों लाखों की तादाद में वहां से बाहर रहते हैं नेपाली लोग, वो अपने परिवार से, अब सोशल मीडिया सिर्फ आज का जरिया ये नहीं है कि सिर्फ आप कम्युनिकेशन करें और हालचाल पूछें, वो सोशल मीडिया के जरिए जो है अपने पैसे भी भेजते हैं उनको, अपने किसी के परिवार में कोई परेशानी है, कोई कुछ। अभी आप एक डेली का एवरेज देखें तो वहां पे 10 से 12 लोग जो है डेली, जो नेपाली लोग बाहर रहते हैं, वो उनकी जो मृत्यु होती है वो डेली वहां पर एक आते हैं, वहां पर उनकी जो है अंतिम संस्कार के लिए वो वहां पर आते हैं, पर डे दिन आते हैं। तो इस तरीके से एक तो देखो सबसे बड़ा कारण है वहां पे करप्शन, दूसरा कारण है जो वहां पर एजुकेटेड लोग हैं उनको सही तरीके से उनका एक व्यवसाय नहीं मिल पा रहा, और व्यवसाय अगर मिल पा रहा तो उसके तरीके से पैसा नहीं मिल पा रहा। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग अब जो एक अंडर रिमोट एरियाज है या रूरल एरिया से काठमांडू में आ रहा है, क्योंकि काठमांडू इज ए कैपिटल, वहां पे उनको रोजगार इजीली मिल जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में उनका चलता है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई पुस्तकालय के शॉप पर काम कर रहा है, कोई 50 चीजें सिटी के अंदर वो अपने रोजगार को ढूंढ ले। तो सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि ये करप्टेड सरकार थी और ये चीजों को नहीं समझ पाए। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आप केपी ओली जी का देखें तो इनका कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकली कैरियर इनका बहुत अच्छा नहीं रहा है। अच्छा। इनके संबंध भी आप देखें तो इंडिया के, अगर हम भारत वर्ष से इनका देखें तो इनका कुछ ना कुछ नया एक षड्यंत्रकारी एक इनका कोई ना कोई डिसीजन रहता है। भारत के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ करते रहते थे। बिल्कुल आप सही बोले। तो अब नहीं सकता, चाइना के पाले में जा रहे थे, चाइनीज लेडी के भी साथ इसके। हाँ, ये हम कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ओली जी का आप देखें ये 1980 से 1998-99 तक तो ये जेल ही रहे हैं। अच्छा। इनका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। अच्छा। और ये जनता के कभी भी ये
हमसफर बन ही नहीं पाए। ये अपनी एक तरीके से इनकी अपनी, आप देखें इनके, अगर आप अभी इनकी इंक्वायरी अगर बैठे तो आप देखेंगे सबसे मोस्ट करप्टेड पर्सन ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए गुस्सा भी था कि इसने इंटरनेशनल लेवल पर अपने एसेट बना लिया है, मलेशिया में, दुबई में, कई जगह, थाईलैंड में। इसका देखिए एक सबसे बड़ा कारण है, आप एक जनता के प्रतिनिधित्व करता है और आप एक प्रधानमंत्री की एक ऐसी पोजीशन पर हैं जो आपको सभी को देखना चाहिए। वहां सोशल मीडिया का जरिया अगर आप ये मान के चल रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, या कोई भी, वहां पे आप 26 इन्होंने बैन किए हैं, उनमें से कोई आप एक पोजीशन ले सकते थे। अब इन्होंने लॉ को बाइंड करते हैं, लॉ ने ये थोड़ी बोला कि आप एक दिन में ही बंद कर दीजिए। वहां जनता का भी आप एक सलाह मशवरा लेकर के आप काम करें तो ज्यादा अच्छा रहे। तो देखो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण कारण है। एक तो करप्शन बहुत पीक पर है, दूसरे जो है, जो वहां पे एजुकेटेड हैं, जो जिनको जो प्लेस मिलना चाहिए, एक हम कहते हैं ना, फॉर राइट पर्सन राइट प्लेस राइट, वो नहीं है, वो बिल्कुल ही फ्लॉप है। वहां के रहने वाले हैं तो इन्होंने बताया, और मैंने इनका देखा भी है कार्यकाल। बालेश शाह जी का, जो बालेंद्र शाह इनका नाम है, ये बालेश शाह जिसका नाम चल रहा है, जिनका एक म्यूजिशियन है, और ये 2022 से ये वहां के मेयर रहे हैं नेपाल, काठमांडू के। और काठमांडू में अगर मैं बात करूं 2022 से, एक तो इन्होंने सौंदर्यकरण का बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, दूसरा जो अतिक्रमण टाइप की रोड होती थी मेन सिटी की या उसमें, उनपे व्यवस्थित करे हैं। रेडी पटरी वालों को उन्होंने सुविधाएं प्रोवाइड कराई। तो मतलब काठमांडू का अगर आप पिछले 3 साल का इनका कार्यकाल देखें तो काफी सौंदर्यकरण इन्होंने बनाया। अभी आप अगर पशुपतिनाथ, जैसे हम भारतवर्ष के लोग हैं, भारत से हर दिन अगर आप देखें 1-2 हजार की बात नहीं, कम से कम 8-10 हजार लोग पशुपतिनाथ जी के बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और वहां की जो व्यवस्था है पिछले 3-4 साल में इतनी सुव्यवस्थित हुई है, इतना अच्छा वहां पर मतलब व्यवस्था इन्होंने बनाई है। आसपास में वहां पे जैसे गौशाला, वहां पे एक मेन एरिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से बालेश शाह ने काम किया, मतलब बहुत अच्छा काम, इसलिए लोग उनको चाहते हैं कि वो लीड करें। हाँ, ये देखो, ये तो वहां की जनता का वो है। और दूसरा क्या है कि जो भी लीडर आए वो उस टाइप से आए कि अपनी जनता की भावना को समझे और क्या वहां पे अच्छा कर सकते हैं वो चीजें करें। और रही करप्शन की बात, तो आप उतना तो ध्यान रखें जो जनता एक सही तरीके से मोटिवेट हो सके। और ये बात जरूर है कि देखिए, भारतवर्ष को ही आप लेकर के, भारतवर्ष की ही आप कार्यशैली को लेकर चलें। जितने 8-9 साल में हम लोगों को दूर करने की कोशिश करी है, तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का और यहाँ की सरकार का और हमारे एम्बेसडर साहब का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने पॉजिटिवली, अभी आप देखिए कि स्पेशल स्कॉलरशिप्स हम लोगों ने भारत सरकार ने चलाई हुई है, स्पेशली नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, बीए हो, बीएससी हो, हर उसमें अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, बीएचयू जैसे, डीयू जैसे, हर जगह इनको रिजर्वेशन। लेकिन ये चाइना के पाले में क्यों जा रहा था ओली? देखिए, वो कारण हो सकता है कि इनका एक नारा हो, कम्युनिस्ट भाई हो, तो ये चीजें हैं। तो इसमें ये देखिए, कोई भी चीजें हैं, ये तो एक हमारे भी एक इंटेलिजेंसी का ये एक दायित्व बनता है कि अगर मान लीजिए चाइना भी या कोई भी और कंट्री भी बोल रहा है, तो ये हमें तो अपनी जनता के लिए सोचना है, दूसरे के लिए क्या सोचना है भाई। अगर कोई ये बोल रहा है ये गलत है, लेकिन हमारा भी तो विवेक, एक हमारी तो इंटेलिजेंस है ना कि क्या चीज हम सही। ये वैसे भी तो कम पढ़ा लिखा, बहुत कम पढ़ा लिखा। देखिए, इनकी एजुकेशन के बारे में आप देखें तो इनकी जो है चौथी पास भी नहीं है। ये चौथी पास प्रधानमंत्री कैसे बन गए? प्रधानमंत्री वो ये इतने खिलाड़ी टाइप बोलते ना भारत की भाषा में, ये कितने 420 टाइप के आदमी है कि किसी को भी लपेट लेते हैं। अब आप बताइए कि कांग्रेस का और लोगों का बहुमत आया जब यहाँ पर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे की ओर थी, अभी देखो उनको ही षड्यंत्र करके हटा करके खुद स्वयं फिर प्रधानमंत्री, जबकि इनका कोई इन्होंने ऐसा कमिटमेंट जनता को, जो मतलब जितने भी कमिटमेंट इन्होंने किए, चाहे वो चुनाव प्रचार में हो या प्रधानमंत्री बनने से पहले हो या बाद में हो, कोई इन्होंने फुलफिल अप नहीं किया।